राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और इसको अब वो बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी कर दिया आज। और राहुल गांधी ये वीडियो जारी करके वो अब बता रहे हैं कि उनकी मंशा इसको लेकर के क्या है। और इसी मुद्दे पर कि वोट चोरी पर आखिरकार कांग्रेस क्या करने वाली है, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस के नेता, सीडब्ल्यूसी के मेंबर और सबसे बड़ी बात यह कि वोट चोरी को लेकर के जो कांग्रेस कमेटी बनाई गई उसके भी मेंबर गुरदीप सप्पल से मैंने बात की है। और करीब आधे घंटे तक हमने बात की, एक एक मुद्दा, एक एक सवाल जो आप लोगों के जहन में था, जो पत्रकारों का हमारा सवाल, वो सवाल मैंने उनसे पूछा। और वो सारे सवाल कि कांग्रेस कैसे जाएगी, हल्फनामा देगी कि नहीं देगी, राहुल गांधी हल्फनामा देंगे या नहीं देंगे, या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या सड़क पर अब किस तरीके से उतरेंगे, ये सारे सवाल मैंने पूछे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग है पारदर्शिता दिखाए, डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप हमारे साथ जुड़ करके इस मांग का समर्थन करें। और इसको लेकर के वोटचोरी.in एक वेबसाइट उन्होंने जारी की है, या एक नंबर दिया है जिस पर लोगों से कहा है कि वो मिस कॉल दें। यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। तो राहुल गांधी अब बड़े पैमाने पर इस लड़ाई को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अंदर की खबर क्या है, इनसाइड अभी कांग्रेस इसको लेकर के किस तरीके से क्या कुछ प्लान कर रही है, इन सारी बातों को लेकर के मैंने गुरदीप सप्पल साहब से बात की है। आप जरा एक बार विस्तार से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये किस तरीके से, कैसे कैसे, कहां से ये लड़ाई घूमती हुई और कांग्रेस कहां लेकर के जाना चाहती है। और क्या इसके एजेंडे में लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव वो है, बिहार का चुनाव है, या फिर आने वाला लोकसभा का चुनाव है। सुनिए जरा एक बार। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि वो एटम बम फोड़ेंगे, और जब 7 अगस्त को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में लगातार रोजाना कोई ना कोई गतिविधियां हो रही है। और अब राहुल गांधी ने खुद से एक ट्वीट किया कुछ देर पहले, और उसके जरिए उन्होंने कुछ नंबर जारी किए हैं, एक वेबसाइट जारी की है कि आप व्यापक स्तर पर हमारे साथ में जुड़िए और इस मुहिम को आगे लेकर के जाइए। लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर के जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी तरफ से बातें रखी, लेकिन हल्फनामे को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ में गुरदीप सप्पल साहब हैं, कांग्रेस के आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी टीम के बड़े रणनीतिकारों में से एक है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, और सबसे बड़ी बात यह है जो वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस वक्त में काम कर रही है, जिसको लेकर के कमेटी बनाई गई है, उसके मेंबर है। सप्पल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और बहुत सारे सवाल हैं, मेरे सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद में तमाम सारी चीजें रोजाना आप कर रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है, इसको कैसे लेकर के जाएंगे आप आगे? धर्मेंद्र जी, हम लोगों ने कुछ महीनों से ये कहना शुरू किया था, 8-9 महीनों से, कि गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हम लोगों का जो ग्राउंड वर्क था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारी कमियां अपनी जगह, बीजेपी की जो स्कीम्स हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद चुनाव का ये रिजल्ट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, व्याख्या नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ क्यों। इसके पहले मध्य प्रदेश का चुनाव इसी तरह से गया था, छत्तीसगढ़ का चुनाव ऐसे ही गया, उत्तराखंड का चुनाव ऐसे ही गया। तो चुनाव दर चुनाव हम लोग देख रहे थे कि जमीन से आवाज कुछ और आती है और ईवीएम से रिजल्ट कुछ और आता है। पहले बहुत सारे समय तक
लोग ईवीएम के ऊपर फोकस करते रहे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि ईवीएम के इश्यूज अपनी जगह हैं, लेकिन वोटर लिस्ट की जो मैनेजमेंट है उसके मार्फत एक साइंटिफिक रिगिंग इस देश में हो रही है, और उस रिगिंग में चुनाव आयोग जो है वो या तो मूक दर्शक है या वो एक्टिवली इसको होने दे रहा है, इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है। ये बात हम लगातार कह रहे थे। तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर सबका विश्वास इस देश में 7 दशकों से बना हुआ है, 7.5 दशकों से, हम उसके पास जाएं। हमने उससे पास टाइम मांगा, हमारा डेलीगेशन गया चुनाव आयोग के पास। हमने चुनाव आयोग से कहा कि देखिए, हमारी जो फीडबैक है उसके अनुसार ये गड़बड़ हो रही है, आप इसकी जांच कीजिए। तो चुनाव आयोग ने उस पर कोई कदम नहीं लिया। हमने कहा आप जांच नहीं करना चाहते हैं तो हमको डेटा दे दीजिए, हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, हमको डेटा दीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि जिस तरह से आप वोटर लिस्ट अपलोड करते हैं उसकी उसकी जांच संभव नहीं है, क्योंकि वो इतने लाखों करोड़ों नाम होते हैं, और करोड़ों नामों को मैनुअली एक एक को मैच करना, फोटोग्राफ मैच करना वो संभव नहीं है। तो आप हमें ऐसी वोटर लिस्ट दीजिए जो हम आईटी की मदद से डिजिटली उसको एनालाइज कर पाए। तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया। हम लोग फिर कोर्ट में गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने में चुनाव आयोग ने बोला कि उसको 3 महीने का समय चाहिए तय करने के लिए कि ये लिस्ट वो देगा कि नहीं देगा। और 3 महीने का जब समय अप्रैल में पूरा हुआ तो उसने कोर्ट में भी कह दिया कि हम ये लिस्ट नहीं दे सकते। तो जब चुनाव आयोग का ये रवैया स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग ना तो खुद जांच करेगा, ना हमको जांच करने के लिए डेटा उपलब्ध कराएगा, ना हमारे साथ बैठकर समझने की कोशिश करेगा गड़बड़ कहाँ है, और उल्टा चुनाव आयोग की भाषा ये होती गई कि उसकी मीटिंग में कौन आएगा ये वो डिसाइड करेगा, पार्टी किसको तय करे ये नाम चुनाव आयोग देगा, कितने लोग मिलेंगे वो चुनाव आयोग तय करेगा, कितने लोगों के साथ बातचीत करनी है, क्या बातचीत करनी है, एजेंडा क्या होगा, चुनाव आयोग तय करेगा। तो चुनाव आयोग ने एक विरोधी खेमे की भूमिका ले ली, ना कि अंपायर की भूमिका। तब ये तय हुआ कि अब जनता की अदालत में चला जाए, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में लोक है और तंत्र है। तंत्र ने साथ देने से मना किया, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लोक के पास जाने की हम लोगों ने फैसला किया। और हमने कहा कि देखिए, पूरे देश के विधानसभाओं का जो है वो विश्लेषण संभव नहीं है बिना डिजिटल डेटा के। संभव है भी तो उसमें सालों लगेंगे। ठीक है, तो हमने एक विधानसभा ली बेंगलोर सेंट्रल में, माधेपुरा में। उसका जो विश्लेषण किया उसमें 6 महीने लगे, 40 के करीब लोग लगे और 6 महीना लगा। और उसके रिजल्ट को राहुल गांधी जी ने सामने रखा है, और अब लोगों की आंखें खुली हैं कि हम जो कह रहे थे वो अपनी हार से बला टालने के लिए नहीं कह रहे थे। हम लोग वो कह रहे थे कि लोग जो चाह रहे हैं वो होने नहीं दिया जा रहा है। लोग जो वोट देना चाहते हैं उनके वोट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वोटों की चोरी की जा रही है, और ये बात आज हम सबके सामने लेकर आए हैं। नहीं, अब इसको आगे कैसे ले जाएंगे? ये जो बातें आपने बताई वो अभी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब बातें भी समझ में आई, लेकिन अब इसको आगे कैसे, आगे का फर्दर प्लान क्या है? धर्मेंद्र जी, मैंने कहा लोकतंत्र में हम तंत्र को भी नहीं छोड़ेंगे और लोग के साथ भी जाएंगे। आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में हम्म। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो साथ आएं, और ये अपील इसलिए की गई है कि लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं इस बात का मुकाबला करने के लिए। दूसरा, 11 तारीख को इंडिया अलायंस के तमाम एमपीज कल चुनाव आयोग की तरफ मार्च करेंगे। मार्च करके हम अपने विरोध करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी अब समझे कि कहाँ पे गड़बड़ है। तीसरी बात, राहुल गांधी जी की यात्रा 17 तारीख से बिहार में शुरू हो रही है, जो बिहार में एसआईआर की गड़बड़ी है उसको लेकर। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और लोग, हम तमाम अपने एवेन्यूज को तलाश रहे हैं। और हमारा ये हम्म। पक्का मानना है धर्मेंद्र जी कि जब जनता जाग जाती है, जब जनता को समझ में आता है कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब जनता देखती है कि उसके हकों को षड्यंत्र के तहत छीना जा रहा है, तो जनता की ताकत का मुकाबला ना तो कोई संस्था जो झुक गई हो, ना कोई तानाशाह जो राज कर रहा हो कर पाता है। और इस जनता के साथ मिलकर ही कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बनाया था, आजादी के आंदोलन और उसके बाद, और जनता के साथ मिलकर ही हम इस लोकतंत्र को बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव ये खड़ा किया जा रहा है कि राहुल गांधी वो हल्फनामा नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी हल्फनामा दे, चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बात हो रही है और बीजेपी भी वही सेम बात बोल रही है। धर्मेंद्र जी, पहले तो चुनाव आयोग एक टेक्निकल गलती कर गया, टेक्निकल हम्म। जवाब देते हुए टेक्निकल गलती कर गया। ये हलफनामा
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के लिए है, जिसके लिए 30 दिन का समय होता है। ये हलफनामा इस चीज के लिए चुनाव आयोग के अनुसार ही नहीं है। अपने ही हलफनामे को उसने गलत तरीके से पेश कर दिया। दूसरी बात, ये तकनीकी इशू नहीं है, इशू ये है कि एक सबूत सामने रखा। अब मान लीजिए चुनाव आयोग ये मान ले, चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, अगर उसको ये लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, तो क्या वो सिर्फ इसलिए जांच नहीं करेगा कि राहुल गांधी ने इस हलफनामा नहीं दिया? क्या कोई पुलिस इंस्पेक्टर केवल इसलिए किसी डकैती की जांच नहीं करेगा कि कोई एफआईआर करने नहीं आया? क्या कोई फायर ब्रिगेड का अधिकारी केवल इसलिए आग बुझाने नहीं जाएगा कि किसी ने फोन करके बोला नहीं कि आग लगने की रिपोर्ट नहीं की है? क्या कोई सीएजी का ऑडिटर केवल इसलिए ऑडिट नहीं करेगा कि किसी ने शिकायत करके कपड़े की शिकायत नहीं की है? क्या ये तमाम जो संस्थाएं होती हैं, उनके लिए दो तरह के काम होते हैं। एक काम, जब उन तक शिकायत पहुंचती है विधिवत रूप से, उस पे वो एक्ट करके जांच करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जब उनको दिखता है कि बड़े पैमाने पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो संविधान ने उनको अधिकार भी दिया है और उनको कर्तव्य भी दिया है कि आप जाइए और इसकी जांच कीजिए। जांच आपके सामने रखी है। क्या चुनाव आयोग इंटरनल जांच की है कोई? हम इतने समय से कह रहे हैं। अभी एसआईआर के अंदर भी राहुल जी ने तो अभी जो दिखाया ये अलग बात, एसआईआर के अंदर अजीत अंजुम जी ने भी बहुत कुछ दिखाया, भास्कर ने भी दिखाया। क्या चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया एक भी मामले का कि भाई गड़बड़ दिख रही है हम करें? पहले करते थे। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी जब कोई बड़े मुद्दे आते हैं तो उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। महिला आयोग हो, एससी एसटी कमीशन हो, स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये इस देश की परंपरा है। चुनाव आयोग इसको भूल कैसे गया? चुनाव आयोग टेक्निकलिटी में फंसा रहा है। हमारा कहना है कि जो काम तुम्हारा था वोटर लिस्ट जांचने का, चुनाव आयोग का काम था ना वोटर लिस्ट जांचने का, वो काम हम कर रहे हैं। हमारा काम तो चुनाव लड़ने का था। क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा था, इसलिए राहुल गांधी जी ने वो काम करके उनको सौंप दिया। उनका काम उनसे करवाने के लिए हलफनामा देने की जरूरत पड़ेगी। इस ठीक है। देश के अंदर ये स्थिति आ गई है। मैं समझ गया आपकी बात को, और एक व्यवहारिक बात भी है कि जब किसी संस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो संस्था जांच करे। लेकिन एक बात ये भी है कि चलिए, वो अगर इस बात को लेकर के अड़ंगा लगा रहे हैं, या जैसे देहाती भाषा में हम कहें, तो चलिए आप क्या आगे बढ़ करके अपनी तरफ से, कि आप तो फुल प्रूफ हैं कि हाँ हमने जांच की है, हमने पूरा 6 महीने का समय लगाया इसके पीछे, तो क्या उनका मुंह बंद करने के लिए आप जाएंगे, हल्फनामा दाखिल करेंगे? ये देखिए, इसका एक इतिहास है। हम्म। हमने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र चुनाव के बाद लिख के दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? अखिलेश यादव जी ने अभी मीडिया को बताया कि उन्होंने तो 18,000 हलफनामे दिए। चुनाव आयोग ने उसका क्या किया? महाराष्ट्र चुनाव में महाराष्ट्र की वोटिंग से बहुत पहले, 3 हफ्ते पहले, तीनों पार्टीज ने, महाविकास आघाड़ी की, हमने, कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार जी वाली एनसीपी ने, उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना ने, तीनों ने मिलकर चिट्ठी दी चुनाव आयोग को कि बीजेपी के कुछ नेता लोग, उनके पास जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है, जो अभी चुनाव आयोग ने अप्रूव नहीं की है, जो सीक्रेट वोटर लिस्ट है, जो चुनाव आयोग के सर्वर के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती है, वो वोटर लिस्ट का एक्सेस बीजेपी के पास है और वो ऐप के माध्यम से उसमें से नाम उड़ा रहे हैं। और इस विधानसभा में हमने जांच की है, इस विधानसभा में हमने लोग पकड़े हैं। चुनाव आयोग ने कुछ किया? चुनाव आयोग तब कह सकता है जब पहली बार ऐसा हो रहा हो। हम चुनाव आयोग से बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें लिस्ट दे दे, भाई हम जांच करना चाहते हैं। उसने किया। वो कहता है राहुल गांधी जाके मिले। अरे भाई, जब आप जांच ही नहीं करने दे रहे हो, आप केवल जनता को दिखाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो। अब चुनाव आयोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हलफनामा राहुल गांधी जी इसलिए नहीं भर रहे हैं ताकि ये ना हो कि उनको जेल हो जाए झूठ बोलने पे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस देश में अगर कोई गलत काम करता है और उसने हलफनामा नहीं भरा तो उस पर कानून कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई, गलत काम किया तो कानून तो तब भी कार्रवाई कर सकता है आपके अंदर। हलफनामा होने ना होने से क्या होता है? अगर राहुल गांधी गलत कह रहे हैं तो आप कार्रवाई कर लीजिए। राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, आप कीजिए ना कार्रवाई। क्या चुनाव आयोग ये कहना चाह रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हलफनामा दे देंगे तब तो उन पर झूठ बोलने की कार्रवाई हो सकती है? हलफनामा नहीं देंगे
तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या देश का कानून ऐसा है धर्मेंद्र जी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी गलत काम करे, कोई भी गुनाह करे, तो अगर उसने एफिडेविट नहीं दिया है तो चुनाव आयोग उस पे कोई कानून उस पे कार्रवाई नहीं कर सकता? ये बरगला रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं, आप कीजिए कार्रवाई, हम चुनौती दे रहे हैं। कौन रोक रहा है चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से? करे चुनाव आयोग कार्रवाई। चुनाव आयोग हम्म। कार्रवाई नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने पिछले कई साल से कार्रवाई नहीं की है। चुनाव आयोग ने खासतौर से पिछले 8 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की है। और चुनाव आयोग ना तो शिकायत पे कार्रवाई कर रहा है और ना ही वो मुद्दे को जांचने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, आप हल्फनामे नहीं देंगे ये दिखाई दे रहा है, आप लड़ाई को लंबा खींचना चाह रहे हैं। नहीं, तो इसका खींचना नहीं है। सुप्रीम आप कोर्ट आप हलफनामा जाएंगे? क्या है आप वो भी समझिए धर्मेंद्र जी। हलफनामा क्या है? वो हाँ। एक फॉर्मेट है। पहले तो लीगली लीगली वो गलत है। चुनाव आयोग वो फॉर्मेट में हलफनामा मांग नहीं सकता क्योंकि वो वोटर लिस्ट पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर देना होता है। यहाँ पे ये वोटर लिस्ट पब्लिश हुई थी जनवरी 2024 में। 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद वो हलफनामा नहीं दे सकते, वो 30 दिन के अंदर देना था। चुनाव आयोग गलत कह रहा है। दूसरी बात, हलफनामे में वोटर को के लिए भरना होता है, तो 1 नाम, 4 नाम, 6 नाम ऐसे भर सकते हैं। एक बूथ का एक हो सकता है। यहाँ पे 1 लाख वोटर की बात है। 1 लाख वोटर के लिए आप कितने हजार हलफनामे राहुल गांधी से जाते हैं? एक हलफनामा नहीं मांग रहा है चुनाव आयोग। आप उसका फॉर्मेट पढ़िए। तो क्या अगले कुछ महीने राहुल गांधी केवल हलफनामा साइन करने में लगाएंगे? आप आप वो चीज कर रहे हैं, उलझा रहे हैं मुद्दे को। हमको देने में दिक्कत नहीं होती अगर वो कानूनन सही होता, अगर चुनाव आयोग की नीयत सही होती तो दे देते। सवाल ये और है उसमें कि फिर आप ये भी मुद्दे को उठेगा कि भटका आप रहे हैं। अलग-अलग राज्यों के जैसे कि आप गुजरात में देंगे या हरियाणा में देंगे, क्योंकि हर चुनाव आयोग मांगने लगेगा। धर्मेंद्र जी, जहां पे भी वोटर लिस्ट पब्लिश होती है हम्म। और उसमें जो राजनीतिक दलों को लगता है या लोगों को लगता है कि उसके नाम गलत तरीके से काटा गया है, वो हलफनामा लोग देते आए हैं। कोई नई बात नहीं है हलफनामा देना। यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही किसी एक आदमी का वोटर लिस्ट में नाम कट गया। इसमें एक संगठित गिरोह बनाकर जो वोटर लिस्ट को बदला गया है उसकी बात हो रही है। हलफनामा उसके लिए है ही नहीं। चुनाव आयोग आज आके साबित करके दिखाए हलफनामा उसके लिए है तो। अगर कहीं पे तो बूथ आप कैप्चरिंग हो रही इस है, लड़ाई को आप कहीं पे सुप्रीम बूथ, कोर्ट में एक मिनट जाएंगे? धर्मेंद्र जी बताइए, कहीं पे बूथ हाँ। चुनाव चल रहा है, बूथ कैप्चरिंग हम्म। हो रही है, हम्म। ठीक है, या नकली वोटर लाके वहां पे वोट कराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कहेगा? हलफनामा तो तब मैं एक्ट करूंगा। क्या कहेगा चुनाव आयोग? ये भी तो वही हुआ है कि नकली वोटर लाके आपने वोट डलवाए हैं। अगर चलते हुए इलेक्शन के अंदर चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है? चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और केवल एक स्मोक स्क्रीन खड़ा कर रहा है। एक, जिसको कहते हैं शिखंडी की आड़, वो है ये। आप जो है आप करना ही नहीं चाह रहे हैं जांच, और आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप कहिए ना कि ये गलत है, राहुल गांधी ने जो बोला गलत है, बोले चुनाव हम्म। आयोग। आगे चुनाव आयोग कहे कि उसकी जो 20% जो वोटर हम कह रहे हैं कि गलत, एक लिस्ट में 20% वोटर गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव आयोग आगे कहे, बोले हम जांच के लिए तैयार है, ये डेटा, आइए हमारे साथ बैठिए, नहीं तो हम जांच करके आपको 2 दिन में बताते हैं। ये उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, वो तो 2 दिन में बता सकता है। बता दे। चुप क्यों है चुनाव आयोग? तो अब कुल मिलाकर के बात यह है कि आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी एक तरीके से इसमें पार्टी हो गया है। अब चुनाव आयोग अगर कल को जांच भी करेगा तो आप मानेंगे नहीं उस बात को कि अपनी ही जांच में कौन अपने आप को दोषी साबित करेगा। तो इस मामले में या तो फिर यही एक संभावना है कि हायर हायर अथॉरिटी में आप जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं, वहां पे या तो चुनाव आयोग जाए या आप जाएं। तो अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के? धर्मेंद्र जी, ये जो खुलासा किया है, ये खुलासा वो है जो लोकसभा चुनाव का है। ये केवल इसलिए किया है कि जनता को बता सकें कि क्या हो रहा है। जो जनता को विश्वास होना चाहिए पहले कि हम जो बात कह रहे हैं वो वाकई जमीन पे कर रही है बीजेपी। अब इशू जो है वो लोकसभा का चुनाव नहीं है, अब इशू है बिहार का चुनाव। हमारा फोकस बिहार के चुनाव में है। वहां पे एसआईआर की एक्टिविटी चल रही है। उसमें 3 बड़े मुद्दे इस समय सामने हैं। उन मुद्दों पे चुनाव आयोग को मजबूर करना है, ये हमारी रणनीति है। पहला मुद्दा, चुनाव आयोग ने करीब 65 लाख लोगों का बताया जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए।
65 लाख से ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने नए फॉर्म भी जमा किए होंगे, तो कुल जो संख्या होगी 65 लाख प्लस है। अब चुनाव आयोग कहता है कि हमने ये लिस्ट दे दी है पॉलिटिकल पार्टीज को जिले वाइज, कि आप जांच कर लीजिए जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया वो हैं कि नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन जब वोटर लिस्ट दी जाती है तो उसमें पता भी दिया जाता है, उसमें एपिक नंबर भी दिया जाता है, और बूथ का अनुभाग नंबर भी। 3 चीजें दी जाती है, बूथ का अनुभाग, वोटर लिस्ट का पता और एपिक नंबर। चुनाव आयोग ने ये सब नहीं दिया, नाम दे दिया है वोटर लिस्ट का और बूथ संख्या दे दी है, ठीक है, पार्ट संख्या। अब ये क्यों छुपाया? 65 लाख लोगों का आप एपिक नंबर नहीं दोगे, आप पता नहीं दोगे, और आप अनुभाग संख्या नहीं दोगे, और आप पॉलिटिकल पार्टी को बोलोगे कि जांच कर लो जाके, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने ये जानकारी दी नाम की और पार्ट की, तो ये जानकारी क्यों छुपा ली? इलेक्शन कमीशन को सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। दूसरी बात, जो लगातार मीडिया में कहा जा रहा है कि भाई 65 लाख वोट काट दिए गए, वो गलत है। 65 लाख तो वो है जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया। वोट काटने की प्रक्रिया तो अब शुरू हुई है 1 अगस्त से। जो टोटल 7.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दस्तावेज जमा करने थे, और 4.25 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो 2003 की लिस्ट में भी वोटर थे, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना था। अब 3 करोड़ के करीब लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उन डॉक्यूमेंट की जांच कर रहा है चुनाव आयोग। उसने करीब 3000 AERO किए हैं, 243 ERO किए हैं। तो ये जो टीम है 3000 AERO की और 243 ERO की, वो इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जिसका डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन होगा उसको बुलाया जाएगा, उसको पूछा जाएगा, और अगर वो कन्विंस नहीं कर पाया तो उसका वोट काट दिया जाएगा। आज 10 दिन हो गए। चुनाव आयोग रोज एक ट्वीट करता है कि कितने BLO ने शिकायत की, कितने नए लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनकी शिकायत आई है। ये 3 चीजें देता है। लेकिन चुनाव आयोग जो मुख्य डेटा है कि उसके AERO और ERO ने कितने लोगों के कागजात आज जांचे, कितने लोगों के कागजात एक्सेप्ट किए, कितने लोगों के कागजात रिजेक्ट किए, और कितनों को आज बुलाया अपनी सफाई देने के लिए, और उसका निष्कर्ष क्या रहा। असली तो ये है, वो नहीं बता रहा है। वो ये कहता है लेकिन कि चलो चुनाव फाइनल आयोग लिस्ट में ने आएगा। चुनाव आयोग ने हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर SIR को लेकर के हल्फनामा दिया है कि जो भी योग्य मतदाता है उनके नाम नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे। योग्यता तय कैसे हो रही है? प्रक्रिया ये है ना कि जो जो डॉक्यूमेंट जमा किए 3.25 करोड़ लोगों ने, अब उसकी जांच चल रही है। जांच चलने में वो बुलाया जाएगा कि भाई तुम्हारे पे ऑब्जेक्शन है, उनकी बात रिकॉर्ड की जाएगी और फिर फैसला होगा। पहले तो 3.25 करोड़ में से कितने लोगों की आपने जांच कर ली 10 दिन में? रोज डेटा देना चाहिए। जब आप दूसरा डेटा दे रहे हैं, ये डेटा क्यों छुपा रहे हैं? और दूसरी बात, जिसका आप रिजेक्ट कर देंगे उसका पता नहीं चलेगा ना, वो तो पता चलेगा फाइनल लिस्ट में। अब 3.25 करोड़ में कितने भी चुनाव आयोग रिजेक्ट कर सकता है, ये हमें नहीं मालूम है। हो सकता है कोई ना करे, हो सकता है करोड़ कर दे, हमको तो नहीं ठीक मालूम है। है। ये तो लेकिन जब वो पब्लिश होगी तो जिनके नाम कटे होंगे उनके पास कोई चारा नहीं होगा, कोई लीगल एवेन्यू नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। उनके नाम कट गए, कोई उसमें नहीं है। तो जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया तो आपने ब्लैक बॉक्स की तरह कर दी, उसका तो किसी को मालूम नहीं है, उसकी तो आप जानकारी दे नहीं रहे हैं कि हम इतने। भाई अगर आपको ईमानदारी से काम करना है, आप वेबसाइट पे दीजिए नाम कि इन इन लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, ताकि BLA पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों के पास जाए, उनकी जो मदद करनी है उनकी मदद करें और बताएं। आप वो नहीं कर रहे हैं। आप फाइनल लिस्ट पब्लिश करेंगे कि इतने लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया है, और उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा अब दोबारा अपना नाम करने का। पहले ठीक भी है। ये प्रक्रिया होती थी, फर्क है। पहले ये प्रक्रिया साल भर पहले शुरू होती थी, हम्म। समरी रिवीजन। उसमें अगर किसी का रिजेक्ट होता था तो वो दोबारा फॉर्म 6 भर के दोबारा करता था, और वो हो जाता था। अब चूंकि लास्ट मिनट हो रही है, तो जिसका नाम कट जाएगा उसके पास दोबारा फॉर्म भरने का 30 अगस्त के बाद कोई मौका ही नहीं होगा। वो इसलिए हम कह रहे हैं, अगर ये SIR की प्रक्रिया विदा नागरिकता की जांच के जो बेसिक एक गड़बड़ है उसको छोड़कर अगर आपने की होती 1 साल पहले, कोई विरोध ना करता। ठीक लेकिन है। आपने इस तरह से डिजाइन किया है कि अपील का मौका हम्म। ही नहीं मिलेगा। मैं थोड़े शॉर्ट शॉर्ट अब सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
एक तो ये बताइए कि एक सीट का आपने जो है वो मोटे तौर पर अध्ययन किया है। अब एक सीट को लेकर के पूरे देश में चुनाव जो है वो गड़बड़ हुए हैं या प्रधानमंत्री जो है खुद वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? प्रैक्टिकली कहाँ तक ठीक है ये? देखिए, एक सीट का हमने प्रूफ दिया है। हमारा जो हाँ। आकलन है उससे कहीं ज्यादा सीट पे है। महाराष्ट्र के अंदर हमने चुनाव के पहले 10 सीट का लिख के दिया था, जहां हमने जांच की थी। जिन 10 पे किया था उनको लिख के दिया था, उस पे चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने 8 सीट की बात की थी, जहां पे चुनाव इस तरह से किया है। वो 8 सीट आप कांग्रेस के खाते में डाल दीजिए, हमारी सरकार बन जाती। एक भारतीय जनता पार्टी जिस मॉडल्स पे चली है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश के अंदर हर बूथ पे हो रहा है। वो कैलकुलेट करके सिलेक्टिव सीट, सिलेक्टिव बूथ पे करके आप चुनाव का रिजल्ट पलटते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये संभव है। आप बताइए कि उस विधानसभा में 6 मतलब बेंगलोर सेंट्रल में 6 विधानसभा में लीड होती है कांग्रेस पार्टी, और एक विधानसभा में आप 1,14,000 से हारते हैं, और कुल मिला के 37,000 से, यानी कि लगभग लगभग 80,000 वोट की लीड जो बाकी 6 में मिली थी, वो भी चली गई, और 37,000 का हमको डेफिसिट आ गया और हम चुनाव हार गए। क्या ये संभव होता है कहीं कि बाकी 6 सीट पे तो लहर कांग्रेस की है और एक सीट पे लहर बीजेपी की हो गई, और वहां पे 1 लाख फर्जी वोटर भी है? आप इसको यूं देखिए, आप एक सीट के हिसाब से मत देखिए। और ये बात पूरे देश में बहुत सी जगह हुई है। भारतीय लेकिन जनता इसमें एक बात पार्टी। ये कही जा रही है कि इस बात की क्या संभावना है कि कहीं पर अगर वोट में गड़बड़ी हुई है या मकान नंबर 0 है या कई वोटर जो मिल रहे अलग-अलग जगह पे जाके वोट डाल रहे हैं, तो सब बीजेपी को ही वोट डाले होंगे वो। ये क्या धर्मेंद्र संभावना जी, है? धर्मेंद्र जी, 2-3 बातें हैं। हुँ। पहली बात, जो पहले सवाल में एक बात रह गई, कि अगर एक सीट का आधार नहीं मानना है, आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दो। हम हर सीट का करके देने को तैयार है ना। वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है? हम तो एक सीट की बात नहीं कर रहे। एक सीट तो इसलिए किया कि चुनाव आयोग हमको वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए हमको एक सीट पे जाके मैनुअली करना पड़ा। आप वोटर लिस्ट दे दो, हम आपको 2 हफ्ते के अंदर हर सीट का दे देंगे। दूसरी बात, देखिए, जो वोटों का होता है ना, नकली वोट बनने का, थोड़ा बहुत बूथ लेवल पे लोग करते थे। संगठित रूप से डकैती जो चल रही है, वो पहली बार देखने को आ रही है। और जब पहले चलते थे तो चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत जाती थी, चुनाव आयोग जांच करता था। इस बार चुनाव आयोग 8 महीने हमारे बोलने के बाद जांच करने से इनकार कर रहा है। पहले जब ये शिकायतें आती थी तो चुनाव आयोग खुद जांच करके अपने अफसरों को अकाउंटेबिलिटी फिक्स भी करता था। अब वो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं कर रहे। फर्क यहाँ पे है, चुनाव आयोग की जो भूमिका थी वो बदली हुई नजर आ रही है। पहले चुनाव आयोग पारदर्शिता बढ़ाने के लिए धीरे धीरे क्या किया, उसने बीएलए का सिस्टम भी लेके आए। उसके बाद वो वोटर लिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड करने लग गए। पूरे वोटर लिस्ट कोई भी डाउनलोड कर सकता था। ये 2014 तक चला। 14 तक जो नियम था, इलेक्टोरल रूल्स और आईटी रूल्स, उसके अंदर ये था कि वोटर लिस्ट को एनक्रिप्टेड नहीं किया जाएगा। ये था, लिखित में था। ये लोग जब आए तो 18 में इन्होंने पहले नियम बदला, और 18 में फैसला लिया कि अब वोटर लिस्ट जो है वो एनक्रिप्टेड होगी, स्कैन्ड इमेज होगी, या तो जिसको कि डाउनलोड करके जांच ना की जा सके। तो पारदर्शिता खत्म करने की तरफ पहला कदम उठाया। फिर 2023 में जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें बाकायदा ये क्लॉज है कि वोटर लिस्ट जो है वो एनक्रिप्टेड होगी। आपने दूसरे लेवल पे पारदर्शिता खत्म कर दी। फिर आपने 2025 के अभी जो एक्ट अभी प्रपोज है बिल, उसमें इसको और ज्यादा कड़ा बनाने की है। तो चुनाव आयोग 14 के बाद से पारदर्शिता खत्म करने चला। सिमिलरली चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए सीसीटीवी लगाना शुरू हुआ जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध हुई। 2014 तक सीसीटीवी लगाने की बात को फैलाते गए। अब जब ये किस्से सामने आए और ये कोर्ट में गए महमूद प्राचा, और बोला कि भाई मेरे को सीसीटीवी की फुटेज दी जाए, और कोर्ट ने आदेश दिया, बकायदा कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि इनको सीसीटीवी फुटेज दी जाए। तो चुनाव आयोग वापस गया और कोर्ट के आदेश पे अमल करने की बजाय कानून चेंज कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देंगे। और फिर कुछ महीने बाद कानून और चेंज कर दिया कि 45 दिन के अंदर सारी फुटेज
डिलीट कर देनी चाहिए 45 दिन के बाद। तो ये क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? जो चुनाव आयोग 2014 तक पारदर्शिता बढ़ाने के काम करता था, अब वो पारदर्शिता कम करने के काम क्यों कर रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? क्यों 45 दिन के अंदर फुटेज डिलीट करनी जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अब बेंगलोर की अगर कोई कोर्ट ऑर्डर भी देगा राहुल गांधी जी के बाद, तो आपके फुटेज नहीं है, फुटेज डिलीट कर दी गई है। महाराष्ट्र को लेकर अगर ऑर्डर देगा कोर्ट, तो आपके फुटेज ही नहीं है। महाराष्ट्र के और हरियाणा के करीब 80 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं इसी इश्यूज को लेके। जो लोग चुनाव हारे हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन पिटीशंस लगी हुई है। ऐसा नहीं कोर्ट में लड़ नहीं रहे लोग, वो उम्मीदवार 80 के करीब कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट कुछ भी ऑर्डर देगा तब तक तो आपने फुटेज डिलीट कर दी। तो ये चुनाव आयोग अब करने लगा, पहले नहीं करता था। पहले चुनाव आखिरी आयोग सवाल। अंपायर होता था। हम्म। आपके हिसाब से बातें नहीं मानी गई, चुनाव आयोग आपको लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, डिजिटल वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगे? चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल इस बारे में कोई बात हमने नहीं बोली है। अभी तो हम जनता को लेकर मजबूर करेंगे इनको, और आप देखिए जनता जब साथ आती है ना, तो कोई तानाशाह टिक नहीं पाता है। हम जनता को पहले अवेयर करना जरूरी है, अलग जगाना जरूरी होता है। हम लोकतंत्र में हैं, हम अपने देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी विदेशी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बेसिक फर्क है। ये अधिकार संविधान ने हमको दिए थे, और संविधान लोकतंत्र को बनाने के लिए आजादी के आंदोलन से निकला है। तो उस संविधान के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, ये पहला काम था हमारा जनता को बताने का। अभी हम उस फेज में हैं, जनता को बता रहे हैं कि ये हो रहा है, और जनता और हम लोक जो राजनीतिक पार्टीज हैं वो मिलकर ही लोकतंत्र को बचा सकती हैं। उसके अलावा लेकिन कोई बीजेपी कह रास्ता रही है कि नहीं राहुल होता। गांधी अराजकता की तरफ लेकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोलेगी ना, सबकी आधार तो उसका है। अगर इतना उसको अपने पे कॉन्फिडेंस था कि कोई गड़बड़ नहीं की, वो चुनाव आयोग से अपील करेगी, भाई दे दो इनको वोटर लिस्ट, जांच करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बोले बीजेपी भाई वोटर लिस्ट की कॉपी दे दीजिए, जांच करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो नहीं कह रहे हैं। बीजेपी कह दे कि भाई ये सीसीटीवी की फुटेज आपने डिलीट करके गलत किया है, क्यों नहीं कह रही है बीजेपी? बीजेपी भी तो लोकतंत्र को चाहती होगी, तो लोकतंत्र में पारदर्शिता चाहती होगी, तो बीजेपी क्यों ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट खड़ी है? बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि आप कीजिए? तो ये चीज जो है, इसलिए बीजेपी की बात का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो जो बोलना है उनको बोलिए। बीजेपी जो चोरी कर रही थी वो हमने पकड़ा है, और उसको लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो स्पष्ट है कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, और इसमें ये भी साफ है कि राहुल गांधी अलग-अलग मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, और आपकी बातों से मुझे ये भी झलक रहा है कि पूरी एनर्जी के साथ में कांग्रेस पार्टी इस बार है। ऐसे जैसे माहौल तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि चुनाव होने हो। आप आए गुरदीप सप्पल साहब, आपने अपनी बातें रखी। अभी ये मामला बहुत बड़ा है, फिर आपसे फिर समझेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये लड़ाई कहाँ से कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।